हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट जो लेक्चर था उसमें अपन ने डिटेल से बात की थी। आपका जो मृदा विज्ञान है उससे जो संगठन की बात कर रहे हैं या फिर बात कर रहे हैं कि जो उसका फॉर्मेशन है वो किस टाइप से हुआ है। तो आज अपन बात करने वाले हैं जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मृदा विज्ञान का, वो है मृदा प्रोफाइल। देखिए, बात कर रहे हैं मृदा परिच्छेदिका जिसको बोला जाता है, परिच्छेदिका बोला जाता है इसको, ठीक है। अगर इसको बात करते हैं तो इसको बोला जाता है सिंपली सोइल प्रोफाइल। तो यहां जो आप सोइल की बात कर रहे हैं, सोइल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है समझने के लिए अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपकी सोइल प्रोफाइल। चलिए बात करते हैं सोइल प्रोफाइल को लेके। देखिए, यहां पे सिंपली आप जो मृदा को समझना चाह रहे हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है इसका प्रोफाइल, ठीक है। यहां पे सिंपली बात हो रही है प्रोफाइल की, प्रोफाइल की बात हो रही है। तो प्रोफाइल में आपको सिंपली समझना है कि जो आपका सोइल का फॉर्मेशन हुआ है वो किस टाइप से हुआ है। साथ ही बात कर रहे हैं कि जो परिच्छेदिका है उसका डेवलपमेंट किस टाइप से हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, इस प्रकार से आपने बात करी थी कि ये आपका वर्टिकल सेक्शन लेते हैं। अगर इसके परिभाषा की बात कर रहे हैं तो वर्टिकल सेक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। वर्टिकल सेक्शन की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक है। यहां पे बात कर रहे हैं तो जो ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर है उसकी बात कर रहे हैं तो वो सेक्शन ले रहे हैं। चलिए बात करते हैं, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि किस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आज का जो पॉइंट रहने वाला है वो है आपका परिच्छेदिका, ठीक है। तो यहाँ कल बात करी कि जो सिंपली आप इस टाइप से देखते हैं कि मृदा बोल रहे हैं आप भूमि की ऊपरी परत को, ओके। तो इस टाइप से आप जो ये क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, आप वर्टिकल सेक्शन ले रहे हैं, तो जो सेक्शन लेने के बाद में डिफरेंट टाइप की आपको ये हॉरिजॉन्टल लेयर्स दिखाई दे पड़ेगी। इस टाइप से आपको क्या दिखेगी, अलग अलग लेयर्स आपको दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पे इस कंप्लीट, यहाँ से ये जो डेप्थ है, इस डेप्थ से जहां पे आपके क्या आ जाता है नीचे रॉक यानी कि चट्टाने, और ये क्या आ गया आपका अपर पोर्शन। तो अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं तो जो सोइल का टॉप लेयर है, यानी सबसे टॉप लेयर है, वहां से उसकी डेप्थ जो आपका रॉक यानी कि चट्टान जिससे सोइल का फॉर्मेशन हुआ है वहां तक की जो कंप्लीट डेप्थ को अपन स्टडी करते हैं, तो उसके लिए आप जो नेम लेते हैं वो है आपका मृदा परिच्छेदिका। और इसमें आपकी ये डिफरेंट साइज की आपको क्या दिख रही है, अलग अलग डिफरेंट लेयर्स दिख रही है। लेयर का मतलब ये नहीं है कि ये फिक्स डेप्थ तक होती है। लेयर का मतलब ये है कि यहां से आपका जो अलग अलग ये पोर्शन दिख रहे हैं तो इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सबसे अलग होता है। तो यहाँ पे देखिए, इसको कंप्लीटली क्या बोल रहे हैं आप, सोइल प्रोफाइल बोल रहे हैं। और यहाँ पे आपके पास में ये सारे के सारे क्या होंगे, ये सारे के सारे आपके पास में हॉराइजॉन्स होंगे, ओके। तो इस कंप्लीट सेट को तो क्या बोल रहे हैं, मृदा परिच्छेदिका। और सिंगल को बोलते हैं आप संस्तर। क्या बोलते हैं, संस्तर बोलते हैं, यानी कि होराइजोन बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं, होराइजोन बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं इसको संस्तर। तो कंप्लीटली आप बोल सकते हैं कि जो मृदा परिच्छेदिका है उसमें जो मुख्य संस्तर है, मुख्य संस्तर वो संख्या में कितने होते हैं, 5 होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मृदा जो परिच्छेदिका है उसमें मुख्य संस्तरों की संख्या कितनी होती है। तो टोटल नंबर्स ऑफ हॉराइजॉन्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से होते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे नेम लिख दिए हैं। अब देखिए, इसमें दो तरीके से आप समझ सकते हैं। पहला होता है कार्बनिक संस्तर। क्या होता है, कार्बनिक संस्तर, ओके। और दूसरा जो इसका डिवाइडेशन है वो है अकार्बनिक। तो कार्बनिक और अकार्बनिक संस्तर आपको देखने को मिल रहे हैं। अब अगर अपन बात करें कि कौन सा कार्बनिक होता है और कौन सा अकार्बनिक होता है, तो सिंपली आप समझ सकते हैं, सिंपली जो है आप समझ सकते हैं कि इसमें आपकी जो कार्बनिक संस्तर की बात कर रहे हैं, कार्बनिक संस्तर होता है इसमें। अगर बात पूछी जाती है कि इन फॉलोइंग संस्तर में से कौन सा कार्बनिक संस्तर है, तो आप आंसर करेंगे ओ। इसके अलावा जो अकार्बनिक या इसको बोला जा सकता है खनिज संस्तर, ये भी आप याद रखेंगे। अकार्बनिक का दूसरा नाम है आपका खनिज। क्लियर। तो यहां पे बात कर रहे हैं आपका ए है, इसके अलावा ई है, बी और सी।
टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। इसमें से 4 क्या है आपके अकार्बनिक खनिज संयंत्र है और एक क्या है आपका कार्बनिक संयंत्र है। तो ये आपको याद रखना है कि एग्जाम में यही सिंपली पूछा जाता है कि मृदा में जो परिच्छेदिका की बात की जाए तो वहां पे अगर इस परिच्छेदिका का पूछा जाता है तो यहाँ टॉप लेयर से लेके आपका सोइल का जो रॉक्स पोर्शन है उस रॉक जो पोर्शन है वहां तक की जो टोटल डेप्थ है इसको आप क्या बोल रहे हैं? सोइल प्रोफाइल बोल रहे हैं। क्लियर? दूसरा बात कर रहे हैं कि इसमें डिफरेंट लेयर आपको दिखाई दे रही है, इन डिफरेंट लेयर को आप अलग अलग नेम से जान रहे हैं और इन सभी जो आपके नेम है इनको आप अंग्रेजी लेटर का जो दर्शा रहे हैं तो इसमें इनका मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे ओ का तो मतलब ऑर्गेनिक है, इसके अलावा ए, ई, बी और सी जो नाम दिया गया है वो स्पेशल इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके अकॉर्डिंग दिया गया है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग जो गुण हैं, अलग अलग गुणों के आधार पे फिक्स आपकी एक होराइजन होगा, एक संयंत्र होगा और उनके गुणों का अध्ययन अपन डिटेल से करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस कंप्लीट प्रोफाइल को आप अच्छे से समझते हैं, इसको थोड़ा सा आप बना लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। देखिएगा यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये आपका टॉप लेयर हो गया और यहां से आपका नीचे अगर डेप्थ में देखें तो क्या हो जाएगा? रॉक हो जाएगा, यानी कि चट्टान। अब देखिए सबसे टॉप लेयर इस टाइप से आप इसको डिवाइड कर लेंगे ताकि आप अच्छे से इसको समझ सके। देखिए पहली चीज तो बात करते हैं, सबसे टॉप वाला होता है वो ओ होराइजन होता है, उसके बाद में ए, ई, बी और यहां से बात करते हैं नीचे आ जाता है आपका सी और नीचे क्या आ जाएगी? इससे नीचे क्या होगा? आपका रॉक होगा, यानी कि चट्टान होगी। कभी भी रॉक को आप सॉइल प्रोफाइल में इंक्लूड नहीं करते हैं, यानी कि ये क्या होगा? आपका चट्टान होगा। ये क्या होगा? आपका चट्टान होगा। और इस कंप्लीट जो आपके सेगमेंट्स हैं, डिफरेंट लेयर हैं, इनको बोला जा रहा है मृदा परिच्छेदिका। क्या बोल रहे हैं इसको? मृदा परिच्छेदिका, यानी कि सोइल प्रोफाइल। अब स्टार्टिंग में जो अपन ने इंट्रोडक्शन में इसके डेफिनेशन में एक चीज पढ़ी थी कि इसकी क्या होनी चाहिए? एक गहराई होनी चाहिए। गहराई की बात कर रहे हैं तो ये जो गहराई है वो किसकी बात हो रही है? इस परिच्छेदिका की गहराई की बात हो रही है। यानी कि कोई भी मृदा एक अच्छी उत्पादक तभी हो सकती है जब मृदा के प्रोफाइल की गहराई, परिच्छेदिका की गहराई एक निश्चित गहराई तक हो। तो यहां अगर बात कर रहे हैं सस्य फसलों की, अगर आप बात कर रहे हैं सस्य फसल की, तो सस्य फसल आप तभी उगा सकते हैं जब परिच्छेदिका की गहराई कम से कम कितनी होती है? 2 मीटर। इसी प्रकार से बात कर रहे हैं उद्यानी फसलें, तो उद्यानी फसलों के लिए 3 मीटर गहराई होना जरूरी है इस परिच्छेदिका की। तो यहां परिच्छेदिका को अपन डिटेल से देख रहे हैं। ठीक है, इस परिच्छेदिका को डिटेल से देख रहे हैं और यहाँ पे आपको ये सारे जो परिच्छेदिका के पोर्शन है वो आपको दिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ओ, इसको बोलते हैं कार्बनिक। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको बोला जाता है कार्बनिक संयंत्र। ठीक है, कार्बनिक संयंत्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो भी आपके पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, जीव जंतु, ठीक है, इनके क्या होंगे? इसमें अवशेष होंगे। यहां पे बात कर रहे हैं, वापस से लिख लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा यहां पे बात कर रहे हैं जो पेड़ पौधे हैं और जीव जंतु, इनके अवशेष मौजूद होते हैं और इन अवशेषों को जो विच्छेदन करने का काम करते हैं आपके मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव करते हैं। मैंने आपको कंपोजिशन में बता दिया था, इसके संगठन में बता दिया था कि यहाँ पे जो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के जो अवशेष है इनका लगातार विच्छेदन होता रहता है और ये विच्छेदन करने वाले एजेंट जो होते हैं, कारक जो होते हैं, वो सारे के सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृदा में पाए जाते हैं। साथ ही मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जो भी आपके सूक्ष्म जीव है, अगर नंबर्स देखें, संख्या देखें, तो आपके जीवाणु ज्यादा होंगे और जैव भार की अगर बात करें तो वहां पे क्या हो जाएंगे? आपके कवक। क्लियर? अब देखिए यहां पे बात हो रही है सबसे टॉप लेयर है। एक चीज विशेष रूप से याद रखेंगे कि ये जो ओ होराइजन जिसको आप कार्बनिक संयंत्र बोल रहे हैं, ये आपके वनीय भूमि में ही पाया जाएगा, वनीय मृदा में ही पाया जाएगा। कृषित जो आपकी मृदाएं हैं
कृषित, कृषित का मतलब क्या है, जिसमें कृषि कार्य किया जाता है, कृषित मृदाओं में ये क्या होगा आपका, अनुपस्थित होगा। ये चीज पूछी जाती है आपके एग्जाम में कि इन सभी संयंत्रों में से जो आपकी कृषित मृदाओं में नहीं पाया जाने वाला संयंत्र कौन सा है, वो है आपका ए। तो ये वनीय भूमि में ही पाया जाता है, या फिर बोल सकते हैं अकृषित। किसमें पाया जाएगा, अकृषित मृदाएं, जिनमें कृषि कार्य नहीं किया गया हो, उन्हीं में ये पाया जाता है, उन्हीं में ये मौजूद होता है। क्योंकि ये जो अवशेष हैं आपके पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के अवशेष हैं, जब भी अपन कृषि कार्य करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, इस परिच्छेदिका में मिक्स हो जाएंगे। आपके हैरो प्लाऊ जो भी आप यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, तो उनसे मिक्स हो जाएंगे। इसलिए ये कृषित मृदाओं में क्या होता है, अनुपस्थित होता है, जबकि अकृषित मृदाओं में ये पाया जाता है। ठीक है, तो यहां एक चीज पूछ जाती है कि वनीय भूमि में पाया जाने वाला सबसे ऊपरी सहस्त्र कौन सा होता है, तो आप आंसर करेंगे आपका ओगराइजोन। लेकिन अगर पूछा जाए कि कृषित मृदाओं में सबसे टॉप कौन सा होता है, तो ये तो होता नहीं है, फिर क्या होगा आपका ए वाला। ठीक है, अब देखिए यहां इसकी बात कर रहे हैं, इसको बोला जाता है सबसे ऊपर होने के कारण पृष्ठ मृदा, यानी इस सहस्त्र की मृदा को बोला जाता है पृष्ठ मृदा, यानी सबसे ऊपर होती है, इसीलिए इसको पृष्ठ मृदा बोलते हैं। टॉप सोइल इसको बोला जा सकता है, क्या बोलते हैं, टॉप सोइल। क्लियर। अगर यहां ये जो कार्बनिक पदार्थ मौजूद था, ये क्या था आपका कार्बनिक पदार्थ, क्योंकि पादप और जंतु का शरीर लगभग 90% तक CHO से मिलके बना होता है। किससे बना होता है आपका, CHO। तो कार्बन की मात्रा ज्यादा होने के कारण इसको कार्बनिक पदार्थ बोला जाता है। तो ये इसका रंग कैसा होता है, गहरा होता है। तो ये इसमें मिक्स हो जा रहा है। तो यहाँ ए सहस्त्र का जो रंग है, अगर अपन देखेंगे, प्रोफाइल को खोदेंगे, फिर स्टडी करेंगे, तो इस सहस्त्र का जो रंग है वो क्या होगा, गहरा होगा। क्या होगा, गहरा रंग होगा। गहरा रंग क्यों होता है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के कार्बनिक पदार्थ, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के अवशेष हैं। तो ए सहस्त्र के बारे में अगर पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृष्ठ मृदा किस सहस्त्र की मृदा को, किस सहस्त्र को कहा जाता है, तो आप बताएंगे कि ए सहस्त्र की मृदा को बोला जाता है पृष्ठ मृदा। दूसरी चीज अपन बात करते हैं, तो इसका रंग बाकी के जो निचले सहस्त्र है इनकी तुलना में गहरा होता है। क्यों होता है, क्योंकि ओ सहस्त्र में जो कार्बनिक पदार्थ है वो जब जुताई करते हैं तो ए सहस्त्र में मिल जाता है, और इसी कारण क्या होता है कि इसका रंग गहरा होता है। दूसरा बात कर रहे हैं, नीचे चलते हैं, निचले सहस्त्र की बात करते हैं। इस ई सहस्त्र की अगर बात करें तो एक शब्द है आपका इल्यूवेशन। क्या है, इल्यूवेशन है। इल्यूवेशन का मतलब होता है निक्षालन। एक चीज याद रखना, निक्षालन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, निक्षालन। और निक्षालन सहस्त्र ही कहा जाता है आपके ई सहस्त्र को। इसका दूसरा नाम अगर बात करें तो क्या बोलते हैं, इसको निक्षालन बोलते हैं, जिसको आप समझ सकते हैं इस प्रकार से कि यहाँ पे कुछ चीजें होती है। यहाँ पे देखिएगा कुछ चीजें होती है, कौन कौन सी चीजें होती है उनकी भी बात करेंगे। देखो यहाँ पे कई सारी चीजें हैं जिनका यहां से कहां ट्रांसफर हो रहा है। ओके, देखिए ये कुछ चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं इसमें बात करेंगे अभी। यहां से उनका ट्रांसफर हो रहा है यहां पे, इस प्रोसेस को बोला जाता है निक्षालन बोल सकते हैं, लीचिंग बोल सकते हैं, या इल्यूवेशन बोल सकते हैं। और मैक्सिमम इल्यूवेशन होने के कारण ही इस सहस्त्र का नाम ही ई सहस्त्र रख दिया गया है। यानी यहां कुछ चीजें होती है, जैसे कि बात करें एल्यूमिनियम और फेरस ऑक्साइड, इसके अलावा जो क्ले के कण है, ये सारी की सारी चीजें यहां मौजूद थी। लेकिन जो वाटर है, जो जल है, उसके साथ में यहां से यहां तक आ चुकी है। और यहां से यहां तक आने की वजह से क्या हो रहा है कि सारे के सारे जो भी बेस थे, जो भी सार थे, या फिर बात कर रहे एल्यूमिनियम और फेरस के ऑक्साइड थे, क्ले के पार्टिकल्स थे, वो यहां से कम होके कहां गए हैं, यहां। तो इसको बोला जाता है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं यहां ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। देखिएगा, चलिए अब बात करते हैं यहां जो आपके निक्षालन हो रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, यहां से जो भी चीजें थी वो सारे के सारे यहां नीचे जा रही थी। और ये किसके साथ जा रही है, जल से। किसके साथ जा रही है, जल के साथ जा रही है। इसको बोला जाता है आपका निक्षालन। इसको क्या बोला जा रहा है,
निक्षालन बोला जा रहा है। और इसकी वजह से आपका जितना भी यहाँ पे जो पोषक तत्व बोल सकते हैं, क्ले बोल सकते हैं, एल्यूमिनियम और फेरस ऑक्साइड है, ये सारे के सारे निचले सहस्त्र में चले जा रहे हैं। और इसी के लिए एक शब्द यूज किया गया है, वॉशिंग आउट। वॉशिंग आउट का मतलब होता है कोई भी चीज धुलकर जाना। जैसे अपन जो भी कपड़े वगैरह वॉश करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो भी आपकी डर्ट वगैरह होती है वो सारी की सारी वॉश होके कहाँ चली जाती है, आपके सिंक में चली जा रही है। तो इसमें बोल सकते हैं कि यहाँ इसका ये सिंक है, ये सारे के सारे यहाँ आके एक्यूमुलेट हो रहे हैं। इस प्रोसेस को यहाँ से यहाँ जाने को क्या बोल रहे हैं आप, वॉशिंग आउट बोल रहे हैं। ओके, या फिर बोल रहे हैं इल्यूवेशन या निक्षालन बोल रहे हैं। क्लियर। अब देखिए ये चीज तो आपने समझ ली कि ये चीजें सारी की सारी यहां से यहां ट्रांसफर हो रही है। उस चीज को तो आपने समझ लिया है कि उसको आप निक्षालन बोल रहे हैं, लेकिन ये यहां आके एक्युमुलेट भी तो हो रही है। इसको क्या बोलेंगे, जो चीज यहां थी वो वॉश होके यहां पे आके क्या हो रही है, इकट्ठी हो रही है। तो इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, उसको अगर अपन देखें तो उसको बोला जाता है आपका इल्यूवेशन। देखिए इसमें जो स्पेलिंग थी वो ई से स्टार्ट है और यहाँ पे किससे हैं, आई से। इसी को भी इल्यूवेशन बोलते हैं और इसको भी इल्यूवेशन ही बोलते हैं। लेकिन हिंदी में अगर अर्थ देखें तो इसको निक्षालन बोलते हैं और इसको बोला जाता है आपके निक्षेपण। क्या बोला जाता है, इसको निक्षेपण बोला जाता है। इस इल्यूवेशन का मतलब होता है यहां से धुल के जाना, और इस निक्षेपण या अवक्षेपण का अर्थ होता है यहां से यहां आके इकट्ठा होना। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। इसके बाद में बात कर रहे हैं कि इस सहस्त्र की मृदा की अगर नाम की बात करें तो इस टाइप से आपने जो टॉप सॉइल बोला था तो इसको बोलते हैं सब सॉइल। ए को बोलते हैं टॉप सॉइल और बी को बोला जा रहा है आपके सब सॉइल। इसी प्रकार से बात कर रहे हैं सी, तो इसको बोला जाता है आपका रिगोलित। क्या बोला जाता है, रिगोलित बोला जाता है। और रिगोलित मैंने आपको बताया था, रिगोलित क्या होता है कि मृदा के निर्माण होने से पहले जो पैतृक पदार्थ या अपन बोल सकते हैं जो कच्चा पदार्थ होता है उसको आप क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे रिगोलित बोल रहे हैं। तो ये क्या हो गया, कंप्लीट प्रोफाइल हो गया। देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर बात कर रहे हैं, फिर अब इसको डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे ऊपर वाला जो सहस्त्र है उसको आप ओ सहस्त्र बोल रहे हैं। इसमें पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के अवशेष पाए जाते हैं और ये केवल और केवल वनीय भूमि में ही पाया जाता है, आपके कृषित मृदाओं में ये उपस्थित नहीं होता है। दूसरी बात करें, ए जो सहस्त्र है उसको पृष्ठ मृदा बोलते हैं यानी टॉप सॉइल बोलते हैं। इससे नीचे का जो सहस्त्र होता है ई सहस्त्र बोलते हैं और इसमें मैक्सिमम क्या होता है, वॉशिंग आउट या बोल सकते हैं इल्यूवेशन, निक्षालन बोल सकते हैं। तो यहाँ से एल्यूमिनियम, फेरस ऑक्साइड और क्ले के जो पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे वॉश होके कहाँ जा रहे हैं, आपकी नीचे के सहस्त्र बी में चले जा रहे हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है आपका निक्षालन। क्लियर। इसी प्रकार से बात कर रहे हैं बी सहस्त्र में ये सारी चीजें आके क्या हो रही है, जमा हो रही है। इसको बोला जाता है इल्यूवेशन यानी कि निक्षेपण, या फिर बोला जा सकता है यहाँ पे वॉशिंग इन। यहां से आउट था तो यहाँ पे क्या हो गया, इन हो गया। ओके, तो ये चीजें बोली जा रही है। तीसरी बात करें आप सी सहस्त्र की बात करें तो यहाँ जो रॉक है इनसे बना हुआ जो प्रोडक्ट जिससे क्या डेवलप होना है, ये कंप्लीट प्रोफाइल डेवलप होना है जिसको आप बोल रहे हैं मृदा। तो ये सही प्रकार से डेवलप होने के लिए आपके इस रिगुलित पे कई सारे कारक काम करेंगे। आगे आने वाले जो सेकंड्स हैं उनमें बात करने वाले हैं कि इस रिगुलित पे कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं और इन फैक्टर की वजह से क्या बनता है, आपका सोइल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। तो एक बार इसको देख लीजिएगा। अब डिटेल से बात करने वाले हैं आप इन सहस्त्रों को कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए सबसे पहले लेते हैं आप फर्स्ट सहस्त्र को और इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उनको आप डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप सिंपली इतना समझेंगे कि कौन कौन से सहस्त्र को यहाँ पे आपको समझना है। देखिएगा पहला सहस्त्र है ओ सहस्त्र। क्वेश्चन पूछा जाता है ओ सहस्त्र के बारे में अगर बात करते हैं तो इस सहस्त्र को रखा गया है आपके कार्बनिक सहस्त्र में। किसमें रखा गया है, कार्बनिक सहस्त्र में रखा गया है। और कार्बनिक सहस्त्र में आपके मुख्य रूप से जो कार्बनिक पदार्थ से बने हुए पदार्थ हैं वही ज्यादा होते हैं, यानी जिनमें मैक्सिमम CH और O होता है। CH और O होता है, इनसे बने हुए जो पदार्थ हैं। और ये जनरली किससे होते हैं, या तो आपके जो पेड़ पौधे हैं
या फिर बोल सकते हैं आपके जंतुओं के या आपके जो सूक्ष्म जीव है उनके अवशेष। ठीक है, इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात है कि ये अकृषित मृदाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा? अकृषित मृदा, अकृषित मृदाओं में। ठीक है, उपस्थिति की बात कर रहे हैं तो अकृषित मृदाओं में पाया जाएगा। अकृषित मृदाओं को आप बोल सकते हैं वनीय मृदाएं। क्या बोल सकते हैं? वनीय मृदा बोल सकते हैं। अगर पूछा जाता है कि क्या कृषित मृदाओं में ये पाया जाता है, तो कृषित मृदाओं को बोला जाता है अरेबल सोइल। क्या बोला जाता है? अरेबल। अरेबल मृदा में ये नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका रंग कैसा होता है? इस सहस्त्र का जो रंग है वो गहरा होता है, और इसमें अगर बात करें तो कुछ अवशेष आपके विच्छेदित हो चुके होते हैं और कई प्रकार के अवशेष आप नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। यानी कि आपको जैसे ही आप कहीं विजिट करने जाते हैं तो आपने देखा होगा जो भी पार्क वगैरह है जहाँ पे पेड़ पौधों की संख्या ज्यादा होती है, तो सोइल का जो टॉप लेयर है वो उनके पत्तियों से या उनके जो अवशेष जो प्लांट से अलग हो चुके हैं उनसे ढका हुआ हो सकता है। तो ये आप देखा जा सकता है। ओके, इसके बाद में बात कर रहे हैं जो ए सहस्त्र है। ए सहस्त्र की बात कर रहे हैं, और ए सहस्त्र का जो महत्व है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कृषित मृदाओं में सबसे ऊपरी परत होती है। कृषित मृदाओं में बात कर रहे हैं तो कृषित मृदाओं में सबसे ऊपरी सहस्त्र। ठीक है, अगर पूछा जाए अकृषित मृदाओं में तो आंसर अलग होगा, फिर तो क्या हो जाएगा? ए सहस्त्र ओ सहस्त्र हो जाएगा। लेकिन यहां किसकी बात करें? कृषित मृदाओं की बात करें तो सबसे ऊपरी सहस्त्र होता है आपका ए सहस्त्र, क्योंकि यही सबसे टॉप पे पाया जाता है। आपकी अकृषित मृदाएं होगी तो उसमें क्या पाया जाएगा? ओ सहस्त्र। ठीक है, और दूसरी चीज कृषि संबंधित कार्य, कृषि संबंधित कार्य इसी सहस्त्र में होते हैं। जैसे बात कर रहे हैं जुताई, ठीक है, बुआई, निराई गुड़ाई, ये जितने भी आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो ऑपरेशंस हैं, जो कार्य हैं, वो इसी सहस्त्र में किए जाते हैं। याद रखिएगा। इसमें अगर बात कर रहे हैं तो जो भी आपके ओ सहस्त्र है, ओ सहस्त्र की बात कर रहे हैं, वैसे तो इसमें नहीं होगा, लेकिन ओ सहस्त्र का क्या होगा? इसमें कार्बनिक पदार्थ, ओ सहस्त्र का कार्बनिक पदार्थ क्या होगा? इसमें पाया जाएगा, और पाए जाने के कारण ही यहां पे अगर देखें इसमें क्या होगा? ओ सहस्त्र जो है उसके अवशेष की बात कर रहे हैं तो ये कार्बनिक पदार्थ इसमें पाया जाएगा। इसीलिए इसका रंग की बात करते हैं तो रंग क्या होगा? निचले सहस्त्रों की तुलना में, निचले सहस्त्र की तुलना में गहरा होगा। क्या होगा? गहरा होगा। ये चीज आपसे पूछी जाती है। ओके, इसके साथ ही बात करते हैं, एक पॉइंट और देखिएगा कि यहां पे इसको बोला जाता है, इस सहस्त्र की मृदा को पृष्ठ मृदा। पृष्ठ मृदा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सबसे टॉप में है, इसीलिए इसको बोला जाता है टॉप सोइल, जिसपे क्या होंगे? सारे के सारे एग्रीकल्चर ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाएंगे। जो भी आपने यहाँ पे देखा कि आप जुताई करना चाह रहे हैं, बुआई कर रहे हैं, निराई गुड़ाई या फसल उगाने से संबंधित जो बातें हैं, तो फसल उगाया भी किस पे जाता है? इसी सहस्त्र पे उगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं आपके बी सहस्त्र की। बी से पहले देख लेते हैं ई सहस्त्र को। ई सहस्त्र का जो नाम है वो है आपका इल्लुवेशन सहस्त्र। इल्लुवेशन या बोला जा सकता है इसको निक्सालन। क्या बोल रहे हैं इसको? निक्सालन सहस्त्र।
देखिए, निस्सारण का मतलब मैंने बताया कि यहां से कई चीजें ऐसी होती है जो यहां से कहां ट्रांसफर हो रही है, निचले भाग में। और यहां पे कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, फेरस ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड है, क्ले के कण है, और घुलनशील लवण, घुलनशील लवण। तो ये सारी की सारी चीजें कहां जा रही है, इस निचले भाग में जारी है। और इनके लिए, इन सभी के लिए जिम्मेदार जो जल होता है वो होता है आपका अंत स्तरवण जल, यानी इसको बोल सकते हैं परकोलेटिंग वाटर। जो परकोलेट हो रहा है उस वाटर के साथ ये सारी चीजें कहां जा रही है, निचले सहस्त्रों में चली जा रही है। इस प्रोसेस को बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं यहां पे सिंपली वॉशिंग आउट। इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, वॉशिंग आउट बोल रहे हैं, या फिर बोला जाता है आपके निक्षालन। क्या बोल रहे हैं इसको, और देख लेते हैं इसको, निक्षालन। और निक्षालन को कभी कभी एक वर्ड से और लिखते हैं, वो है आपका लीचिंग। क्या है आपका, लीचिंग। क्लियर। तो ये सारी चीजें हैं, इसको अपन क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। ओके, यहां इसी चीज को दर्शा रहे हैं कि ये सारी चीजें आपके कहां जा रही है, ये निचले सहस्त्रों में जा रही है, और ये कहां जाती है, आपके बी सहस्त्र में जाके इकट्ठी हो जाती है। ओके, इसीलिए इसको वॉशिंग आउट बोल सकते हैं, लीचिंग होराइजन बोल सकते हैं, निक्षालन होराइजन बोल सकते हैं। और इसी में मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या होता है, पोषक तत्वों की हानि होती है। यहां पे अगर बात करें इस प्रोसेस से, पोषक तत्वों की हानि, पोषक तत्वों की हानि होती है इस प्रोसेस से। ओके, चलिए अब बात करते हैं, नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं, नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका बी सहस्त्र। बी सहस्त्र की अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स, बी सहस्त्र की बात करते हैं तो इसको या तो बोला जाता है आपका इल्यूवेशन, ठीक है, यहां पे याद रखना, इल्यूवेशन बोलते हैं। और इल्यूवेशन का दूसरा नाम है यहां पे निक्षेपण बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं अवक्षेपण। ये आप याद रखेंगे। देखिए, ओके, अब जैसे आपने देखा कि यहां जो ई सहस्त्र का जो मटेरियल था, देखिएगा अच्छे से समझिएगा इसको, कि ई सहस्त्र का जो मटेरियल था वो कहां आ रहा है, आपके बी सहस्त्र में आ रहा है। कौन कौन सी चीजें थी यहाँ पे, आपके क्ले थे, क्ले के पार्टिकल्स थे, इसके अलावा एल्यूमिनियम और फेरस के ऑक्साइड थे, क्या थे, ऑक्साइड। और इसके अलावा क्या थे, आपके पोषक तत्व बोल सकते हैं, पोषक तत्व बोल सकते हैं, या घुलनशील लवण बोल सकते हैं। तो ये सारे के सारे यहाँ पे आके क्या हो गए हैं, जमा हो गए हैं। और इस जमा होने को ही बोला जाता है आपके इल्यूवेशन, या फिर बोल, यहां से क्या हो रहा था आपका वॉशिंग आउट, और यहां पे क्या हो रहा है, ये आपका वॉशिंग इन हो रहा है। क्या हो रहा है, वॉशिंग, ठीक है। यहां जमा हो रहे थे, यहां पे निकल के जा रहे थे, उसको बोल रहे थे आप निक्षालन। यहां पे तो बोला जा रहा था इसको निक्षालन, और यहां पे इस प्रोसेस को बोला जाता है अवक्षेपण। इसको क्या बोल रहे हैं, अवक्षेपण बोल रहे हैं। लेकिन नीचे जाके इस प्रकार की ये सारी चीजें जमा होना किसी भी उपयोग में नहीं होती है, बिकॉज अगर बात करें इस सहस्त्र में, तो इस सहस्त्र तक पौधे की जड़ें कभी भी नहीं पहुंचती है। ठीक है, ये काफी गहराई पर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ जो आपको मेनली
एग्रीकल्चर में जो क्रॉप ग्रो कर रहे हैं उस सहस्त्र की बात कर रहे हैं, तो वो ए सहस्त्र की मृदा को ही आपको अच्छे से पढ़ना होता है, क्योंकि कृषि संबंधित सभी कार्य इसी सहस्त्र से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इसके साथ ही बात करते हैं नीचे का जो सहस्त्र है। अच्छा, एक चीज और, इस सहस्त्र की मृदा की बात करते हैं। इस सहस्त्र की मृदा को बोला जाता है अवमृदा। जैसे टॉप सॉइल किसको बोल रहे थे आप, एक की, और इसको बोलते हैं सब सोइल या अवमृदा। कभी कभी आपने नाम सुना होगा गहरी जुताई। सामान्यतः जो आप जुताई करते हैं तो ये आपकी डाप्त रखते हैं, ये डाप्त होती है लगभग 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर तक जो सामान्य जुताई करते हैं, इससे गहराई में जो जुताई करते हैं, कभी कभी आप नाम सुनते हो गहरी जुताई, तो उसके लिए एक शब्द यूज करते हैं, उसको बोलते हैं सब सोइलिंग। नाम सुनते हैं ना सब सोइलिंग, तो सब सोइलिंग का मतलब है कि अवमृदा तक जाके जुताई करना। और ये कब की जाती है, जब कोई ना कोई स्पेशल कार्य होता है। स्पेशल कार्य कब होगा, जब आपके इस प्रोफाइल में गहरी परत, हार्ड परत होगी, गहराई कम होगी, तब जाके ये कार्य किया जाता है। इसलिए याद रखिएगा कि अवमृदा में आप सामान्य परिस्थितियों में जुताई नहीं करते हैं, जुताई की जाती है जब कोई स्पेशल कार्य होता है तब। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सी सहस्त्र की। सी सहस्त्र की बात करते हैं, इसको नाम दिया जाता है आपका रिगोलिथ। क्या नाम दिया जाता है, रिगोलिथ सहस्त्र नाम दिया जाता है। हालांकि रिगोलिथ में कई सारे सहस्त्र इंक्लूड है, आगे बात करने वाले हैं। इस सहस्त्र की बात करते हैं तो इसमें पैतृक पदार्थ, पैतृक पदार्थ किसको बोलते हैं, जिससे मृदा का निर्माण होना है। मृदा का निर्माण होने के लिए जो कच्चा पदार्थ है उसको क्या बोलते हैं आप, पैतृक पदार्थ। तो इस पैतृक पदार्थ की अगर बात करें उपस्थिति होती है, और ये किस रूप में होता है, असंगठित। किस रूप में होता है, असंगठित रूप में पाया जाता है, पाया जाता है। ओके, यानी सी सहस्त्र में जो आपकी मृदा बनने के लिए जो कच्चा पदार्थ है वो असंगठित रूप में होगा। जब ये संगठित हो जाएगा, जब ये संगठित हो जाएगा और इसका संगठन होना ही आपके मृदा का निर्माण होता है। इस असंगठित रूप से संगठित रूप में परिवर्तन होना, और इसके लिए कई सारे कारक काम करते हैं। इन कारकों को बोला जाता है मृदा निर्माणकारी कारक। मृदा निर्माणकारी कारक। ओके, इस पे कार्य करते हैं, इस असंगठित पैतृक पदार्थ पे कार्य करते हैं ये कारक, और इससे आपका मृदा निर्माणकारी कार्य करने के बाद में क्या बनती है, मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए ये आपके कारक काम कर रहे हैं, और इस असंगठित से किस रूप में बदल रहा है, यहाँ पे ये क्या है आपका संगठित रूप में प्रोफाइल का डेवलपमेंट हो रहा है। इसके अलावा बात करते हैं तो इसमें पैतृक पदार्थ के गुण होंगे, यानी कि जो गुण होंगे वो किसके होंगे, चट्टान के गुण होंगे। इसमें गुण किसके होंगे, चट्टान के गुण होते हैं, क्योंकि पैतृक पदार्थ किससे बना होता है, आपके चट्टान से बना होता है, और इस पैतृक पदार्थ से ही आपके मृदा का निर्माण होता है। क्लियर। अब बात करते हैं, नीचे जो आप देख रहे थे इस टाइप से आपको दिख रहा था आर, तो आर जो है उसको सहस्त्र नहीं माना जाता है। आर जो है वो कभी भी सहस्त्र नहीं होता है। सिंपली आप ऐसे देखते हैं, आप कई जगह देखेंगे बुक्स वगैरह में आपको इस प्रकार से बना हुआ मिलेगा, देखिएगा सबसे ओ ए ई बी सी, ठीक है, और एक चीज आपको और मिलेगी इस प्रकार से बना हुआ होगा, उसमें लिखा होगा आर। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि मृदा का जो परिच्छेदिका है वो यहां से लेके यहां ही खत्म हो जाता है। ये क्या होगा, मृदा परिच्छेदिका। समझिएगा, मृदा परिच्छेदिका होगा ये, मृदा परिच्छेदिका। और इसमें ये जो परतें दिखाई दे रही है, इन सभी परतों की अगर बात करें, इधर देख लेते हैं, यहाँ पे ये जितने भी परतें हैं, इन परतों को बोला जा रहा है आपके सहस्त्र।
इनको क्या बोला जा रहा है? सहस्त्र। यानी कंप्लीट सेट को बोल रहे हैं आप परिच्छेदी का, और एक एक जो आपके क्षैतिज परतें दिख रही है, ये क्या है? सारी की सारी क्षैतिज परतें हैं, क्षैतिज परत। और इस क्षैतिज परत के बारे में बात कर रहे हैं तो ये संख्या में कितने होते हैं? आपके 5 होते हैं। और नाम आपको यहां पे पता चल ही गए, ओ, ए, ई, बी और सी। तो 5 के अलावा ये जो आर है, इसका मतलब होता है चट्टान। चट्टान को इंग्लिश में बोलते हैं रॉक, इसलिए इसको आर से दर्शाया गया है। आपके यहाँ पे शास्त्र में इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर आपको यहाँ पे आप मिलाएंगे तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये इसमें नहीं आएगा। ये सहस्त्र की बात करें तो इसमें ओ, ए, ई, बी और सी ही सहस्त्र में सम्मिलित किए जाते हैं। इन पांचों के अलावा इसमें आपका आर जो है वो सहस्त्र में नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा सहस्त्र मृदा का सहस्त्र नहीं है? तो अगर लिखा हुआ है कौन सा सहस्त्र इनमें से किसी के नाम हो तो वो सारे राइट आंसर होंगे, और अगर आर लिखा हुआ हो तो वो सहस्त्र में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। एक शब्द आपने सुना होगा, आई होप इस शब्द की बात कर रहे हैं। शब्द है आपका सोलम। सोलम शब्द है वो क्या है आपका पता है, आपको अच्छे से पता है कि ये सोलम शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द से बना है जिसका फर्श से संबंध किया गया है। ओके, लेकिन यहां पे बात कर रहे हैं जैसे a प्लस बी, तो इसको बोला जाता है आपके सोलम। इसी प्रकार से बात करते हैं रिगोलिथ, इसको बोल रहे हैं रिगोलिथ। तो यहां a प्लस बी प्लस सी ऐसा लिखा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि a प्लस बी लिखा हुआ आता है तो ये आपका जो क्वेश्चंस बना है वो पहले का बनाया हुआ है और उसी को एग्जामिनर ने उठा के आपके कॉपी कर दिया है। यहां पे आपको याद रखना है कि अभी अगर बात करें प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो यहां पे थोड़ा सा इसको बदलना है, याद रखिएगा। इसको अलग कलर से बता देते हैं कि अगर आपसे पूछा जाता है सोलम, ठीक है, सोलम, इसको इस प्रकार से समझेंगे। देखिए सोलम में सम्मिलित किया जाता है, सम्मिलित किया गया है, यह किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपके पास में है a प्लस बी प्लस सी, इसी प्रकार से a प्लस e प्लस सी, इसी टाइप से दिया गया है a प्लस सी प्लस, इसको बोल सकते हैं o, और इसी प्रकार से बोल सकते हैं a प्लस ई प्लस बी। तो इसका राइट आंसर आप क्या करेंगे? आई होप आप सही समझ चुके होंगे कि अगर पूछा जाता है a प्लस बी प्लस सी तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। दूसरा बात कर रहे हैं a प्लस ई प्लस सी, ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। और आपको यहाँ पे a प्लस बी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मान लीजिएगा आपने यहाँ पे ये ऑप्शन देखा होता तो आप फटाक से क्या कर देते, आप इस आंसर को राइट कर देते। लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शन दिए हुए हो ए, ई और बी और आपका a प्लस बी, तो ये रटी हुई चीज आपको सही नहीं करनी है। यहां पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, इसका ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको पूछा जाता है सिंपली तो a प्लस ई प्लस बी को कहा जाता है सोलम। जो पुरानी बुक्स वगैरह है उसमें आपको इसी भी सोलम मिलेगा। इसी टाइप से बात करते हैं तो यहां पे अगर पूछा जाता है और आप नहीं बता पाते हैं इसके लिए कि a प्लस ई प्लस बी प्लस सी, तो इसको बोला जाता है आपके रिगोलिथ। ये आपको ध्यान रखना है कि रिगोलिथ में आपके सारे के सारे आ जाएंगे, ए भी आ जाएगा, ई भी आ जाएगा, प्लस बी भी आ जाएगा, प्लस सी भी आ जाएगा। सारे के सारे सहस्त्र किसमें आ जाएंगे? आपके रिगोलिथ में सम्मिलित कर दिए जाएंगे। याद रखिएगा। तो यहां आपने इस लेक्चर में डिटेल से जो डिस्कशन किया है वो किया है आपके सहस्त्र पे।
ठीक है, तो ये देखिए यहाँ यही चीजें आपको क्लियर करनी है कि ये आपका राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि ई सहस्त्र जो है इसको अभी ही मास्टर होराइजन, पहले आपके सहस्त्र कितने थे, 4 सहस्त्र ही थे। 4 सहस्त्र कौन कौन से थे आपके, ओ था, ए था, इसके अलावा बी था और सी, ये 4 सहस्त्र थे। लेकिन अब आपके इसी A1 A2 और A3 ये डिवाइडेशन किया गया, तो A2 का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, E, और इसको मुख्य सहस्त्र में नाम रखा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुख्य सहस्त्र, तो आप याद रखेंगे कि मुख्य सहस्त्र अगर पूछा जाता है तो सिंपली इस टाइप से आप बता देंगे, मुख्य सहस्त्र, मुख्य सहस्त्र, ओके, इसको बोला जाता है मास्टर होराइजन। मास्टर होराइजन संख्या में है आपके 5, और उनमें ओ, ए, ई, बी और सी, ये आपको याद रखने हैं। और इस टाइप से आप दर्शा देंगे, और उसको आप दर्शा देंगे आपके आर से, और आर को इस प्रकार से आप कट कर देंगे ताकि आपको ये पता रहे कि मुख्य सहस्त्रों में ये 5 ही सहस्त्र सम्मिलित किए जाते हैं। इनमें से अगर बात करते हैं ये कार्बनिक होता है, और बाकी ये सारे के सारे क्या होते हैं, अकार्बनिक होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, अकार्बनिक होते हैं। क्लियर, तो ये सारी चीज याद रखना है। इसको बोला जाता है आपका चट्टान, और चट्टान आपका कभी भी सहस्त्रों में नहीं आएगा, ये आप याद रखेंगे। अब देखिए ये सारे के सारे जो सहस्त्र बने हैं इनको बनने में काफी समय लगता है, और इसी को पॉइंट नाम दिया गया है आपका मृदा निर्माण। तो मृदा का जो निर्माण होता है स्टूडेंट्स, मृदा का निर्माण होने के लिए कई सारे कारक काम करते हैं, जिनको बोला जाता है मृदा निर्माणकारी कारक, मृदा निर्माणकारी कारक। और इन्हीं कारकों के बारे में अपन बात करेंगे, मृदा निर्माणकारी कारक। ओके, तो इस लेक्चर में यहीं तक, बाकी डिटेल से बात करने वाले हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक में, और नेक्स्ट जो पॉइंट रहने वाला है वो रहेगा मृदा निर्माणकारी कारक, यानी ये जो कंप्लीट, देखिएगा यहां पे आपने देखा ये जो कंप्लीट डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ पे कंप्लीट ये जो डेप्थ आपकी यहाँ पे जनरेट हुई है, और ये डेप्थ कम से कम कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर होनी चाहिए। वो किसके लिए, जो आपकी सस्य फसलें उगाएंगे, किसके लिए, सस्य फसलों के लिए, सस्य फसलों के लिए, ठीक है। इसी टाइप से बात कर रहे हैं, ये डेप्थ जो है वो 3 मीटर होनी चाहिए आपके उद्यानिकी फसलों के लिए। अगर आप लगाना चाहते हैं उद्यानिकी फसलें, तब ये डेप्थ कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर होनी चाहिए। तो ये सारी पॉइंट्स आपने किसमें देखे, मृदा परिच्छेदिका में आपने देखे हैं। आगे जो लेक्चर है उसमें आप डिटेल से बात करने वाले हैं आपके मृदा निर्माणकारी कारकों की, और मृदा निर्माणकारी कारक किस टाइप से काम करते हैं और किस प्रकार से मृदा का निर्माण होता है, इसकी बात करने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।